नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेह ज्ञान में। मैं आपका होस्ट केशव कृष्ण आज आपको लेके चलूँगा भारत पर अरबों के आक्रमण और उसके जुड़े हुए परिणामों की तरफ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपना वीडियो। आज हमारे वीडियो का मेन एम्फेसिस रहने वाला है कि किसने भारत पर आक्रमण किया, मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले कब हुआ और किस प्रकार के मुस्लिम आक्रमण के प्रभाव भारत पर पड़े हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना वीडियो। अब कौन सी ऐसी परिस्थितियां थीं जिनमें पृष्ठभूमि बनी अरबों के द्वारा भारत पर आक्रमण की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 632 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। हज़रत मोहम्मद कौन थे? इस्लाम की जिन्होंने स्थापना की थी। इस्लाम के मानने वालों के मुख्य क्षेत्र जहाँ जहाँ पर इनकी मृत्यु के बाद में इस्लाम फैला वो था सीरिया, मिस्र, अरेबिया, पर्शिया यानी ईरान, स्पेन, फ्रांस तथा यूरोप के पूर्वी भाग। अब देखिए करीब करीब आधा संसार ये हो चुका है जहाँ पर इस प्रकार से इस्लाम ने हज़रत मोहम्मद की मृत्यु के बाद अपने आप को तेज़ी से फैलाया। इसके मुख्य कारणों में धार्मिक उन्माद भी था, जो कि नए धर्म के उद्भव के समय सभी धार्मिक मान्यताओं को मानने वालों में होता है। इसके अलावा इनको खलीफाओं के द्वारा कुशल नेतृत्व प्रदान किया गया, जिनकी सफलताओं से प्रेरित होकर इन्होंने अनेक प्रकार के धावे अलग अलग जगह पर खोले, जिनमें से एक भारत भी था। भारत की पश्चिमी सीमा से अरेबिया से इन लोगों ने भारत पर आक्रमण किया। कब होता है ये आक्रमण? ये 712 ईस्वी में उनको सफलता मिलती है। इसके पहले इस सिंध में क्या राजनीतिक परिस्थितियां थी, एक बार उसको देख लेना बड़ा आवश्यक है। 7वीं शताब्दी के अंतिम समय में, यानी करीब लास्ट क्वार्टर 675 एडी के अराउंड शूद्र जाति के एक बौद्ध के द्वारा सिंध में अपना शासन स्थापित किया गया था। लेकिन उसके एक मंत्री जिसका नाम चच था, उसने उसके राज्य पर अपहरण कर लिया, उसके राज्य का, या उस पर बलात् अधिकार कर लिया। और इस चच का पुत्र था दाहिर। दाहिर का यहाँ पर साम्राज्य था किस समय पर? 712 ईस्वी में, जब ये मुस्लिम आक्रमण होता है। अब आपको इस समय समझना होगा कि 7वीं शताब्दी के 712 के आसपास यहाँ पर ईरान और इराक का शासक था अल हज्जाल। ये इसको कभी कभी अल गज्जाल भी कहते हैं। इसको शाहरुख के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत को जीतना चाहता था। सिंध की ओर से इसने अटैक करने का सोचा था और उस बंदरगाह जिसका नाम था देवल, यहाँ पर एक घटना घट गई जिसने इसको मौका दिया कि वो इस प्रकार के आक्रमण को कर सके। यहाँ पर हुआ क्या कि समुद्री लुटेरों ने अरबों के एक जहाज़ को लूट लिया। यहाँ का शासक था दाहिर, जो सिंध का शासक था, उसके अंतर्गत ये क्षेत्र आता था। और यहाँ पर समुद्री लुटेरों के द्वारा लूटे गए सामान के बदले में जो क्षतिपूर्ति थी उसकी मांग की गई अरबों के द्वारा, और उनका ये कहना था कि ये सारी क्षतिपूर्ति दाहिर को देनी चाहिए। अब दाहिर इस क्षतिपूर्ति के लिए तैयार नहीं था। दाहिर का ये कहना था कि ये काम तो समुद्री लुटेरों का है, ये काम समुद्री डाकुओं का है, और उन समुद्री डाकुओं पर दाहिर का कोई नियंत्रण था नहीं। तो दाहिर इस पैसे को भरने के लिए तैयार नहीं था। अब ये एक प्रकार से अरबों के हाथ में एक ऐसी घटना लग गई जिसका उन्होंने अपने लिए उपयोग करने का सोचा। तो इसका उपयोग क्या किया उन्होंने? मोहम्मद बिन कासिम, जो उनका सेनानायक था, उस समय केवल 17 वर्ष का था, उसके अंतर्गत उन्होंने एक सेना को भेजा सिंध पर आक्रमण के लिए। इसने जीत हासिल की, सिंध को जीत लिया, और कौन कौन से दुर्गों पर उसका अधिकार हो गया? देखिए, देवल, नेरून और सिविस्तान जैसे दुर्गों को वो जीत लिया उसने। इसके साथ ही बहुत अधिक सोना भी उसको मिला। यानी ये जो जीत थी अपने आप में एक बड़ी जीत रही। परंतु 714 में अल गज्जाल की मृत्यु हो जाती है, और 715 में खलीफा की मृत्यु हो जाने की वजह से अरब में अस्थिरता। अब इस अस्थिरता से अछूता नहीं रह पाया मोहम्मद बिन कासिम, और ये वापस चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिंध को अब आज़ादी मिल गई है। अपने एक जनरल के अंतर्गत उसने सिंध को रख दिया और वो वापस चला जाता है। लेकिन अब मुसलमानों की भारत को जीतने की जो तमन्ना है उस पर यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाता है, क्योंकि इसके बाद जो इसका सेनानायक था वो कभी भी इसे जीत नहीं पाया। आइए देखते हैं फिर क्या हुआ। अब होता ये है
कि अरबों की राजनीति में ये सामान्य नहीं था। इसका फ़ायदा उठाने के लिए दाहिर ने अपने पुत्र जयसिंह को बहमनाबाद पर किले पर कब्जा करने के लिए भेज दिया था। किस स्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए कि मोहम्मद बिन कासिम वहाँ पर से चला गया है और उसने अपने एक राज्यपाल जुनैद को तैनात कर दिया है सिंध में। अब जुनैद के ऊपर प्रभाव जमा करके या जुनैद को हरा करके क्या दाहिर वापस जीत सका सिंध को? ऐसा नहीं हो पाया। इनफैक्ट हुआ इसका उल्टा। जुनैद ने भारत में इसके द्वारा भेजी गई सेना को और जयसिंह को हराकर बंदी बना लिया। अब इसके चलते सिंध तो इनके हाथ से निकल ही गया, दाहिर के हाथ से। दोबारा से ये सिंध कभी भी किसी भारतीय शासक के पास नहीं आ पाया। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा अरबों को भी नहीं मिला। जुनैद ने भारत पर आंतरिक भागों पर कई बार अटैक किए, लेकिन गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट, जो हम जानते हैं नागभट्ट द्वितीय, ये बहुत मजबूत शासक था, इसने हरा दिया इनको। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं यदि पुलकेशिन चालुक्य और यशोवर्मन चालुक्य ने भी इस प्रकार के किसी भी आक्रमण से अरबों को वापस कर दिया। तो इनके लिए, अरबों के लिए अंदर जीतने के, बहुत अंदर तक आने के सभी रास्ते बंद ही रहे। अब फाइनली अगर हम देखें कि इसके परिणाम क्या होते हैं भारत पर आक्रमण के, तो इस्लाम को कठोरता से लागू करना चाहते थे, वो प्रयास विफल हो गए, क्योंकि भारत में सभी प्रकार के लोगों ने समाज में सबका स्वागत किया, लेकिन कठोरता से धर्म को लागू करने की यहाँ पर कोई परंपरा थी ही नहीं। अरबों ने मुस्लिम संस्कृति और भारतीय संस्कृति को एक दूसरे के प्रभाव में लाया। पहली बार भारतीयों को अरब संस्कृति के बहुत नज़दीक रह करके उसके साथ सीखने और नॉलेज एक्सचेंज का मौका मिलता है। अब नॉलेज एक्सचेंज किस किस फील्ड में होता है? अरब वासियों ने दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी सीखी, एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र विज्ञान सीखा, मैथ्स और मेडिसिन सीखा, चिकित्सा पद्धतियाँ सीखीं, और उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस को भी यहाँ से सीखा। इसके उदाहरण के रूप में हम दो इंस्टेंसेस क्लियर देख सकते हैं। पहला है चरक संहिता और दूसरा है पंचतंत्र, जिनका अरबी में अनुवाद किया गया। इसके बाद यदि हम देखने की कोशिश करें तो खलीफा ने भारतीय विद्वानों को अपने यहाँ अपने राज्य में भी रखा। मंसूर के समय पर अरबी विद्वानों ने ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य की चर्चा बगदाद में की, और अल्पजारी ने भारतीय विद्वानों के सहयोग से इसका अरबी में अनुवाद भी किया। महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव भी पड़े। हिंदुओं को अलग अलग महत्वपूर्ण स्थानों पर बिठाया गया। इस्लाम और हिंदू धर्म के सिद्धांत आपस में एक दूसरे के संपर्क में आए। अरब व्यापारियों का भारत के साथ में व्यापार बढ़ा। इनफैक्ट ये व्यापार बहुत लंबे समय तक चलता है। जब मध्यकालीन भारत के इतिहास में 16वीं शताब्दी में हम विदेशी यूरोपीय ट्रेडर्स को देखते हैं, तो उस समय पर भी हम पाते हैं कि अरब व्यापारियों का भारत के साथ में बहुत महत्वपूर्ण व्यापार अपने प्रागैतिक अवस्था में था। तो इस तरीके से हम ये देख पाते हैं कि अरबों के भारत पर आक्रमण के हालांकि शुरुआत में भारत के लिए परिणाम सुखदकारी नहीं हुए, लेकिन अरब भी भारत में डीप अंदर तक स्ट्राइक नहीं कर पाए। नॉलेज एक्सचेंज हुआ, एक दूसरे को समझने का मौका मिला, और हिंदू और मुस्लिम धर्म एक दूसरे के नज़दीक आए। ये सामाजिक प्रभाव थे और ये इसके ज्ञानात्मक प्रभाव भी रहे हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।